हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रभुदास नायर और मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बायो माइंड्स में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 में से रहेगा। उस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसका जस्ट आज हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे। सो आज का जो लेक्चर सीरीज़ है, इस लेक्चर सीरीज़ का ये पहला लेक्चर रहेगा। तो देर ना करते हुए शुरू कर। लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इस वर्ड के पास ध्यान दीजिए। ये जो वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका जो मीनिंग है ये दो पार्ट में है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग थिंग। मतलब माइक्रो का मतलब स्मॉल का जो मतलब होता है मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा होता है कि लगभग ये आंखों से हम देख नहीं पाते हैं। और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग्स, वो कोई भी हो सकते हैं। इसलिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये इतने छोटे होते हैं कि उसे हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस आर द ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी स्मॉल इन साइज विच कांट बी सीन बाय और नेकेड आई। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ये इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इसे हम आंखों से देख ही नहीं सकते। तो अब इसे देखना कैसे? देखना तो ज़रूरी है, तो पर इसे देखना कैसा है ना, तो एक इक्विपमेंट आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि अक्सर साइंस के लैब में देखने को मिलता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। तो आप उस वर्ड के पास ध्यान दीजिए, माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रो चीज़ों को देखने वाले एक जो इक्विपमेंट होता है उसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। सो दिस टाइनी ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन और ऑब्जर्व ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। यही वजह है ऐसे लिविंग थिंग्स को हम नॉर्मली कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अक्सर साइज में स्मॉल होते हैं, जिसे टाइनी भी कहा जाता है। बहुत छोटे होते हैं जो कि हमारे नेकेड आई मतलब खुले आंखों से हम इसे देख नहीं पाते हैं। अगर इसे हमें देखना है तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। दे कैन बी फाउंड इन आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये कई प्रकार के होते हैं, कोई एक सिंगल प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होता है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और ये जो है आपको हर एक टाइप के एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगे, चाहे ठंडा एनवायरनमेंट हो या फिर गर्म एनवायरनमेंट हो। गर्म एनवायरनमेंट को हम कहेंगे हॉट स्प्रिंग। अब हॉट स्प्रिंग एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें वातावरण गर्म हो जाता है और जो पानी है वो गर्म हो जाता है। मतलब थोड़ा सा जो पानी की सतह है, पानी जो है गर्म होकर उसमें से भाप निकलते हैं। और ये पानी गर्म होने की वजह है कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट है, वो बॉटम में से वोल्केनिक इरप्शन की वजह से गर्म हो जाता है। इसलिए इस एनवायरनमेंट को हॉट स्प्रिंग एनवायरनमेंट कहा जाता है। और आइस कोल्ड तो आपको पता ही होगा, ठंडा एनवायरनमेंट जैसे कश्मीर में देखने को मिलता है, हिमालय में देखने को मिलता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे एनवायरनमेंट वातावरण ठंडा रहो या फिर थोड़ा सा गर्म रहो, हर जगह ये आपको देखने को मिलेंगे। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसे कहा जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। मतलब अगर आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, उसके ऊपर आप पढ़ाई करते हैं या उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे चीज़ों को हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। और सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूजफुल भी कह सकते हैं और कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में सभी की सभी हार्मफुल है या सभी की सभी यूजफुल है। कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। और एक बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो वर्ड बड़ा है, अगर आपको इसको स्पेल करने में, बोलने में तकलीफ हो रही तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में माइक्रोब्स भी कहा जाता है। दोनों का मतलब एक ही रहेगा। जैसे हम पानी कहो या फिर वाटर कहो, इंग्लिश में हम वाटर कहेंगे और हिंदी में पानी कहेंगे, या फिर उसे जल भी कहा जाता है हिंदी में। इन द सेम वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा जो नाम है बेटा, इसे माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ये हमें यूजफुल भी हो सकते हैं, मतलब ये हमें काम भी आ सकते हैं, या फिर ये हमें
हार्मफुल भी हो सकते हैं, इसकी वजह से हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसकी वजह से आपको कुछ बीमारी होती हो या फिर वो आपके लिए हानिकारक हो, हार्मफुल हो, ऐसे माइक्रोब्स को हम कहेंगे पैथोजेंस। इसलिए मैंने इसको रेड से डिनोट किया है। हार्मफुल माइक्रोब्स और डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी इस चैप्टर के दौरान। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। लगभग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी रहेंगे इनको 5 अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया है, मतलब डिवाइड किया गया है, क्योंकि हर एक माइक्रोब्स दूसरे माइक्रोब से अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रोब लैक्टोबैसिलस समझते हैं तो लैक्टोबैसिलस ईस्ट जो होता है, एक प्रकार का फंगस जो होता है, जो हम आगे इस लेक्चर में देखने वाले हैं, वो एक दूसरे से अलग होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें तो बिस्किट्स का, पार्ले जी बिस्किट्स होते हैं, मोनाको बिस्किट्स होते हैं, क्रैकजैक बिस्किट्स होते हैं, ये सभी के सभी बिस्किट्स हैं, पर ये जो बिस्किट्स है एक दूसरे से अलग होते हैं शेप में, टेस्ट में और स्ट्रक्चर में। इसीलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए उन पर्टिकुलर ब्रांड्स के द्वारा। क्रैकजैक का अलग बिस्किट होता है, पार्ले का अलग होता है, मोनाको अलग होता है। इन द सेम वे बेटा ये सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है, पर इनके शेप्स की वजह से, इनके स्ट्रक्चर की वजह से ये अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा गया है। सो मेनली माइक्रोब्स के 5 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप का नाम है बैक्टीरिया, दूसरे का नाम है फंगाई, तीसरे का नाम है प्रोटोजोआ, चौथे का नाम है अलगी या फिर 5वें का जो नाम है वायरस। जो भी ग्रुप्स है बैक्टीरिया, फंगाई, अलगी, प्रोटोजोआ, वायरस, जो भी ग्रुप है इनको ये सभी के सभी अलग अलग ग्रुप्स हैं और एक दूसरे से ये अलग होते हैं। दैट्स वाई दे आर रिटन सेपरेटली। बैक्टीरिया, फंगाई, अलगी, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सभी के सभी माइक्रोब्स ही है, पर अपने अपने शेप्स में अलग अलग होने की वजह से इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है या फिर इनका एक अलग अलग ग्रुप ही बना दिया गया है। सो सबसे पहले जो माइक्रोब होता है, सबसे पहले जो माइक्रोब्स आते हैं, जो ग्रुप है जिसमें माइक्रोब्स आते हैं, उन ग्रुप का नाम है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये प्लूरल फॉर्म है, इसको सिंगुलर में हम बैक्टीरियम भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया जो होता है, अगर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया है, अगर एक से ज़्यादा बैक्टीरियम है तो उसे हम कहेंगे बैक्टीरिया। अगर सिंगल है तो बैक्टीरियम। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लड़का है तो उसे हम बॉय कहते हैं, और एक से ज़्यादा अगर लड़के हैं तो उसे हम कहेंगे बॉयज़। या फिर एक गर्ल है तो उसे हम कहेंगे, एक लड़की है तो उसे हम कहेंगे वन गर्ल या फिर गर्ल, GIRL। या फिर एक से ज़्यादा अगर लड़कियां हैं तो उसे हम कहेंगे गर्ल्स। इन द सेम वे बेटा अगर वन माइक्रोब है जिसका नाम बैक्टीरिया है, अगर एक है तो बैक्टीरियम सिंगुलर में, एक से ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया क्या है? सिंपलेस्ट माइक्रोब्स है। बैक्टीरिया क्या है? सिंपलेस्ट माइक्रोब्स है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर बैक्टीरियम जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने हैं। अब ये जो यूनिसेलुलर वर्ड है ये भी, इसका भी जो मीनिंग है बेटा 2 पार्ट्स में। यूनि का मतलब होता है सिंगल और वन, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। अगर कोई माइक्रोब सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बना है तो उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर। अगर वो एक से ज़्यादा सेल से बना है तो उसे हम कहेंगे मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या है वो हम आगे देखेंगे फंगाई में। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि यूनिसेलुलर का मतलब होता है अगर कोई माइक्रोब या कोई लिविंग थिंग एक ही सेल से बना है तो उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल्स। सो उसके बाद में आते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा अलग अलग शेप्स के होते हैं। इनका जो शेप है, स्ट्रक्चर है, अलग अलग टाइप्स का होता है। जैसे कि रॉड शेप होता है, स्पेरिकल होता है, स्पाइरल होता है और कॉमा शेप्ड होता है। मतलब जो बैक्टीरिया रहेंगे दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, रॉड शेप। उसके बाद आता है स्पेरिकल, स्पाइरल और कॉमा शेप। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स के आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे उनकी शेप की वजह से।
और लास्ट में जो होता है बेटा, ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे वो लगभग इनविजिबल, मतलब उन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते। वो देख सकते हैं पर उसको अगर देखना है तो हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत लगेगी। सो ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया आर इनविजिबल टू आवर नेकेड आई। हम खुली आंखों से नेकेड आई से उन्हें देख नहीं सकते। अभी रॉड शेप के बैक्टीरिया जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या है वो हम देखेंगे। रॉड शेप का जो बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल है बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया का नाम है या फिर बैक्टीरियम का नाम है। सो जो भी रॉड शेप के बैक्टीरियम रहेंगे उसका नाम रहेगा बैसिलस। इन द सेम वे स्पेरिकल शेप के बैक्टीरियम का नाम रहेगा कोकस, स्पाइरल शेप के बैक्टीरियम का नाम रहेगा स्पिरिलम, और कोमा शेप के बैक्टीरिया का जो नाम रहेगा उसका रहेगा विब्रियो। तो ये सभी के सभी शेप है, और ऐसे शेप्स के कौन से बैक्टीरियम है उसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए। और लास्ट पॉइंट जो इसका रहेगा, अंडर ऑप्टिमल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो रैपिडली। अब ऑप्टिमल कंडीशन मतलब बैक्टीरिया को अनलिमिटेड खाना दिया जाएगा। ऑप्टिमल का मतलब होता है फेवरेबल, मतलब मन के मुताबिक की कंडीशन होती है। जो हमको चीज़ लगती है वो सभी की सभी चीज़ें हमें अवेलेबल करके दी जाएगी। इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं ऑप्टिमल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, मन के मुताबिक रहने वाली कंडीशन। सो ऐसे कंडीशन में, ऑप्टिमल कंडीशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ रैपिडली होती है, मतलब फास्टली होती है, जल्दी से होती है। वो बैक्टीरिया 1 के 2, 2 के 4 तुरंत डिवाइड होना चालू हो जाते हैं। सो इस तरीके से कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ बातें थी कि बैक्टीरियम क्या होता है, कैसा होता है, कैसे कैसे शेप्स का होता है, उस शेप्स के एग्जाम्पल्स हमने देखे और लास्ट में कुछ पॉइंट्स देखे। सो नाउ अबाउट द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड नेम ऑफ दैट नेक्स्ट ग्रुप इज फंगाई। सो अभी हम देख रहे हैं कि सेकंड ग्रुप कैसा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। पहले हमने पढ़ लिया कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, क्या होते हैं। सो अब देखते हैं फंगस के बारे में। अब ये भी एक प्रकार का माइक्रोब ही है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, पर इसे भी सेम टाइप से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर सिंगुलर है तो फंगस, और अगर एक से ज़्यादा है तो फंगाई। अभी ये माइक्रोब जो होते हैं दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये जो होते हैं दिस आर द प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लांट की तरह होते हैं, प्लांट नहीं होते, प्लांट की तरह रहेंगे। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये एक तो सैप्रोफाइट्स रहेंगे या फिर पैरासाइट्स रहेंगे। अभी सैप्रोफाइट्स मतलब ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो भी चीज़ डेड हो जाती है उसके ऊपर ये रहेंगे और वहाँ से वो उनका न्यूट्रिशन लेंगे, और इसीलिए इनको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। सैप्रोफाइट्स आर नथिंग बट दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल और डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो भी लिविंग थिंग, फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ एक्सपायर हो जाती है, मर जाती है या फिर डेड हो जाती है, जब उनकी डेथ होती है तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं और उन चीज़ों से ये अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। एक तो फंगस सैप्रोफाइट्स रहेंगी या फिर ऐसे फंगस, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो पैरासाइट्स की तरह भी रह सकते हैं। पैरासाइट्स मतलब ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो दूसरे लिविंग थिंग के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये एक लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर रहते हैं एज अ पैरासाइट्स, और उनसे वो न्यूट्रिशन लेंगे। सैप्रोफाइट्स ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो डेड बॉडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेंगे। और पैरासाइट्स ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली लिविंग थिंग्स के बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे। पैरासाइट्स टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग थिंग्स और लिविंग बॉडीज, while saprophytes are organisms which takes nutrition from dead bodies। दोनों भी लिविंग थिंग्स ही है, दोनों भी ऑर्गेनिजम्स ही है, पर एक जो रहेगा सैप्रोफाइट्स वो डेड बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे और पैरासाइट्स जो रहेंगे वो लिविंग बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल हम देखना चाहे तो वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरियम हो सकते हैं, या फिर इसके और कुछ एग्जांपल अगर हम देखना चाहे तो दूसरे माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। अगर पैरासाइट का एग्जांपल लेना ही है आपको तो इसका एग्जांपल रहेगा कॉमन कोल्ड का वायरस।
जो कि हमारी बॉडी में रहता है, उसकी वजह से हमको सर्दी होती है। ये एक प्रकार का पैरासाइट है। और सैप्रोफाइट्स मतलब ऐसे लिविंग थिंग्स जो डायरेक्टली डेड बॉडी से न्यूट्रिशन निकालेंगे। ये लिविंग थिंग के बॉडी से न्यूट्रिशन निकालेंगे और ये डेड बॉडी से न्यूट्रिशन निकालेंगे। दोनों भी न्यूट्रिशन निकालेंगे, पर एक लिविंग बॉडी से निकालेगा, दूसरा डेड बॉडी से निकालेंगे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स एंड इट इज़ कॉल्ड एज पैरासाइट्स। उसके बाद में ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये एक तो यूनिसेलुलर रहेंगे या फिर मल्टीसेलुलर रहेंगे। यूनिसेलुलर के बारे में मैंने आपको पहले बोल दिया है। और मल्टीसेलुलर का मतलब होता है, मल्टी का मतलब होता है मेनी और मोर देन वन। अगर कोई लिविंग थिंग या फिर कोई माइक्रोब या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो एक से ज़्यादा सेल से बना है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है, तो ऐसे लिविंग थिंग्स को हम कहेंगे दे आर मल्टी सेलुलर। ऐसे जो माइक्रोब्स रहेंगे उन्हें कहा जाएगा दे आर मल्टी सेलुलर। अगर एक सेल से बने हैं तो यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा बने हैं तो मल्टी सेलुलर। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम कि यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि रॉड शेप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, कॉमन शेप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है। वैसे ही जो यूनिसेलुलर माइक्रोब्स होते हैं या फिर जो यूनिसेलुलर फंगस होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है। तो यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल है बेटा ईस्ट, और मल्टी सेलुलर फंगस का नाम है मशरूम। सो अगर कोई यूनिसेलुलर फंगस है तो उसके एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, किसी ने अगर आपको पूछा गिव द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर फंगस, सो यू कैन राइट देयर अबाउट द ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आता है, और मशरूम एक ऐसा फंगस है जो मल्टी सेलुलर फंगस के कैटेगरी में आता है। सो इस तरीके से हमने जो दूसरा ग्रुप है या फिर जो दूसरा क्लास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसके बारे में पढ़ लिया। उसका नाम है फंगस या फिर फंगाई। सो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अलगी। अभी जो अलगी होते हैं इसे सिंगुलर में अलगा कहा जाता है। ये भी एक टाइप का माइक्रोब ही है, पर ये जो माइक्रोब है अदर दूसरे जो माइक्रोब्स है उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अलगी मतलब या फिर अलगा मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। अलगी का मतलब हिंदी में उसे काई कहा जाता है, जो हरी हरी होती है और जो अक्सर दीवारों पर गीली जगहों पर आपको देखने को मिलेंगी, और मराठी में से यूजुअली शेवाड़ कहते हैं। हरे हरे रंग की होती है और अक्सर मतलब जो गीली जगह होती है, फर्शी रहने दो या फिर किसी दीवार रह सकती है, जो भी गीली जगह रहेंगी वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी और ये हरी रंग की होती है। सो अलगी जो है दे आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। अलगी क्या है? एक सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट की तरह है और एक सिंपल होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर वाइल सम अदर आर मल्टी सेलुलर। जैसे कि हमने पहले देख लिया कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, वो हमने प्रीवियसली देख लिया। जैसे कि बैक्टीरिया में, और उसके बाद जो फंगाई था उसमें हमने देख लिया कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। तो यूजुअली जो अलगी या फिर अलगा जिसे हम कह सकते हैं, दे आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। सिंपल होते हैं और प्लांट की तरह होते हैं। कुछ इसमें से यूनिसेलुलर रहेंगे और कुछ इसमें से मल्टी सेलुलर रहेंगे। जो यूनिसेलुलर अलगी रहेंगी उसका नाम रहेगा क्लामिडोमोनास। मतलब ऐसी अलगी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनी है, ऐसे अलगी को अगर एग्जाम्पल लेना चाहे तो ऐसे अलगी का एग्जाम्पल रहेगा क्लामिडोमोनास। और अगर हमें ऐसी अलगी देखना है जो कई सारे सेलों से मिलकर बनी, मतलब जो अलगी मल्टी सेलुलर है, उस अलगी का नाम रहेगा स्पायरोगायरा। सो दो टाइप्स के अलगी है, पहले का नाम है क्लामिडोमोनास और दूसरे का नाम है स्पायरोगायरा। जो क्लामिडोमोनास है वो यूनिसेलुलर है और जो स्पायरोगायरा है वो एक मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ अलगी है। दे आर फाउंड इन वाटर। मैंने आप जैसे कि पहले कहा, ये जो अलगी होते हैं शेवाड़ या जिसे हिंदी में काई कहा जाता है, ये अक्सर आपको पानी में देखने को मिलेंगी या फिर जहाँ पर गीले चीज़ें हैं, जहाँ पर गीली जगह है। अगर कोई चीज़ गीली है, कंटिन्यूसली वहाँ पर पानी है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी, मतलब अलगी देखने को मिलेगी। सो अलगी आर फाउंड इन वाटर एंड हैज़ क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो अक्सर प्लांट में देखने को मिलता है, और इसी पिगमेंट की वजह से
प्लांट खुद का खाना खुद बना सकती है। ये पिगमेंट जहाँ पर भी रहेगा, जिस भी लिविंग थिंग्स में रहेगा, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। एंड दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन एबल टू मेक देयर ओन फूड्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। सो जो भी ऑटोट्रॉप्स है या फिर जो भी लिविंग थिंग्स है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उसकी मेन वजह ये है कि उसमें क्लोरोफिल होता है। सो जो भी लिविंग थिंग में क्लोरोफिल रहेगा वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। जैसे कि अब क्लोरोफिल आ गया अलगी के अंदर, सो अलगी भी अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं। सो अलगी इज़ फाउंड इन वाटर एंड हैज़ क्लोरोफिल ड्यू टू विच इट कैन एबल टू मेक देयर ओन फूड। सो इस तरीके से हमने थर्ड ग्रुप जो था या फिर थर्ड टाइप का जो माइक्रोब्स थे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो हमने देख लिए। और जो थर्ड टाइप था उसका नाम था अलगी, सिंगुलर में उसे अलगा भी कहा जाता है। इस तरीके से उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, उसके कुछ एग्जांपल्स थे और वो कहाँ मिलते हैं वो हमने अभी देख लिया है। सो द नेक्स्ट और फोर्थ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजोआ एंड इन सिंगुलर फॉर्म इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोजोन। सो जो नेक्स्ट टाइप है या फिर जो नेक्स्ट ग्रुप है माइक्रोब्स का या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसका नाम है प्रोटोजोआ, और अगर सिंगुलर रहता है तो उसे कहेंगे प्रोटोजोआ। अब यूजुअली ये जो माइक्रोब्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, ये जो माइक्रोब्स हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, और ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं रहेंगे, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल नहीं है तो ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। अभी ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बना रहा है दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स विच कांट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं उन्हें कहा जाएगा ऑटोट्रॉप्स, जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल उन्हें हम कहेंगे हेटेरोट्रॉप्स। सो प्रोटोजोन या फिर जो प्रोटोजोआ है, ये जो माइक्रोब्स है या फिर ये जो लिविंग थिंग्स है या फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इन्हें कहा जाएगा हेटेरोट्रॉप्स। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है अमीबा, दूसरा एग्जांपल है पैरामोशियम, तीसरा है प्लाज्मोडियम और लास्ट का है ट्रिपैनोसोमा। ये सभी के सभी हार्मफुल माइक्रोब्स के कैटेगरी में आते हैं। हार्मफुल क्या होता है, फ्रेंडली क्या होता है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल इतना याद रहने दो कि प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोन के एग्जाम्पल क्या है। अमीबा, पैरामोशियम, प्लाज्मोडियम और लास्ट में आता है ट्रिपैनोसोमा। सो इट्स एन फोर्थ टाइप और फोर्थ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो द लास्ट ग्रुप of types of microorganism is viruses. In the singular form it is called as virus. So जो लास्ट टाइप है, जो लास्ट ग्रुप है माइक्रोब्स का, उसका नाम है वायरसेस, और अगर एक है तो वायरस कहा जाएगा। अभी ये जो माइक्रोब्स है इनके साइज में डिफरेंस है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया, फंगाई, algae एंड प्रोटोजोन। ये थोड़े से छोटे होते हैं, वो बाकी के चार भी छोटे ही हैं पर ये उनसे छोटा होता है। यूजुअली जो वायरसेस होते हैं वो उन्हें स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, जिनकी साइज है 0.015 टू 0.2 माइक्रोन। अभी ये जो माइक्रोन है ये साइज गिनने का एक यूनिट है। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ की लेंथ गिनते हैं, अगर तो हमारे पास स्केल होती है, सेंटीमीटर में हम उसे मेजर करते हैं, और अगर डिस्टेंस भी मेजर करना है तो उसे किलोमीटर में मेजर किया जाता है। इन द सेम वे अगर हमें वेट मेजर करना है, किसी चीज़ का वेट गिनना है तो हम उसे किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, मतलब गिनते हैं। इन द सेम वे अगर हमें माइक्रोब्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की साइज अगर हमें गिनना है तो उसका एक यूनिट आता है, वो नाम है, उसका यूनिट का नाम है माइक्रोन। सो वायरस की जो साइज है 0.015 to 0.2 micron. Micron is nothing but a unit to measure the size of microorganisms or micro things. अब ये जो वायरसेस होते हैं क्योंकि छोटे हैं, आंखों से दिख नहीं पाएंगे, तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है, वो तो कंफर्म है। पर कौन से माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है इसे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब यूजुअली माइक्रोस्कोप कई प्रकार के होते हैं, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, और उसमें थोड़ा सा एडवांस जो होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
ये जो माइक्रोस्कोप है वो मतलब छोटे से छोटे चीज़ को, इतने छोटे चीज़ मतलब माइक्रो इतने छोटे हो सकते हैं जिसे हम लगभग देखना नामुमकिन होता है। तो ऐसे माइक्रोस्कोप के लिए ये माइक्रोस्कोप यूज़ होता है। वैसे सिंपल भी माइक्रोस्कोप नीचे हम माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, पर माइक्रोस्कोप इतना छोटा है कि वो सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देखने में हमें प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे माइक्रोस्कोप के लिए एक दूसरे टाइप का माइक्रोस्कोप आता है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट्स एन एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप थ्रू विच वी कैन एबल टू सी द स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स इन दिस वर्ल्ड, मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अभी ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसे मतलब हम कहेंगे कि एक तो ये डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा। डीएनए आरएनए क्या होता है ये आपको समझेगा आगे जाने के बाद में। ये एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है जो किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक प्रकार की हमारी आइडेंटिटी होती है और हर एक ऑर्गेनिजम्स में ये अलग अलग होता है। डीएनए रहेगा पर थोड़ा उसका पैटर्न जो होता है वो अलग अलग होता है। सो जो वायरसेस होते हैं वो बने होते हैं जेनेटिक मटेरियल से, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको एक आउटर कोटिंग आती है, मतलब आउटर कवरिंग आती है, और वो कोटिंग होती है प्रोटीन की। दैट्स वाई इट इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वायरस का, इसको एक कोटिंग दी जाएंगी, एक कवरिंग दी जाएंगी, और वो कवरिंग प्रोटीन से बनी है, इसलिए इसको कहा गया है सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। प्रोटीन का कोट होता है, कवरिंग होता है, उससे उसको मतलब प्रोटेक्शन दी जाती है, एक लेयर बनाई जाती है। कैन एबल टू मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट सेल और होस्ट लिविंग सेल। अब ये जो वायरस की एक खासियत होती है जो ये बाकी के माइक्रोब्स में देखने को नहीं मिलेगी, ये थोड़े से राजाशाही लोग होते हैं, या फिर राजाशाही माइक्रोब्स होते हैं। इनका ऐसा होता है कि जब तक हमें कोई लिविंग थिंग्स नहीं मिलेगा, लिविंग बॉडी नहीं मिलेगी, लिविंग होस्ट नहीं मिलेगा। होस्ट का मतलब होता है न्योता देने वाला, द वन हु इनवाइट्स, उसे होस्ट कहते हैं। और जो वो इनविटेशन एक्सेप्ट करता है उसे गेस्ट कहा जाता है, मेहमान। जो मेहमान को बुलाता है, जो अपने तरफ मेहमान को बुलाता है खातिरदारी करने के लिए, उसे होस्ट कहा जाता है। और जो उस होस्ट के पास आता है उसे गेस्ट कहते हैं। तो वायरस जो है ये गेस्ट होता है, और जहाँ पर वो जाता है वो होता है होस्ट। अब ये होस्ट जो रहेगा ये लिविंग रहेगा, लिविंग बॉडी रह सकती है, लिविंग सेल रह सकता है, लिविंग थिंग्स भी रह सकती है। तो इसका एक रूल है कि जब तक इसको लिविंग बॉडी नहीं मिलती, लिविंग सेल नहीं मिलता, लिविंग थिंग्स नहीं मिलते, तब तक ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता। मतलब 1 का 2, 2 का 4, ऐसी इसकी पॉपुलेशन है बढ़ा नहीं सकता। अगर इसको एक बार लिविंग होस्ट मिल गया तो इतना तेज़ी से इसकी पॉपुलेशन बढ़ाता है कि एक ही दिन में ये लाखों करोड़ों, मतलब इतना बड़ा पॉपुलेशन इसका बन जाता है, बिलियंस तक पॉपुलेशन इसका बन जाता है। पर उसके लिए उसको लगेगा होस्ट, न्योता देने वाला। सो कैन एबल टू मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट, डोंट मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग होस्ट से। बाहर ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। अब यही रीज़न है इसको ना लिविंग थिंग बोलने में आता है ना ही नॉन लिविंग थिंग बोलने में। अब लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ग्रोथ होती है, पर इसका ऐसा है कि अगर होस्ट के बाहर रहा तो ग्रोथ नहीं रहेगी, और होस्ट के अंदर रहा तो ग्रोथ रहेगी। इसलिए इसको साइंटिस्ट लोगों ने एक बोल दिया कि ये ना लिविंग थिंग हम इसे कहेंगे ना नॉन लिविंग थिंग कहेंगे, क्योंकि होस्ट के बाहर है तो ग्रोथ नहीं है, होस्ट के अंदर है तो ग्रोथ है। तो वो खुद कंफ्यूज हो गए। दैट्स वाई viruses are neither called as living thing, neither they are termed as non living thing. So इस तरीके से जो लास्ट ग्रुप था, लास्ट टाइप था माइक्रोब का, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके एग्जांपल्स भी हैं, बैक्टीरियोफाज और इन्फ्लुएंजा। एग्जांपल्स है, उदाहरण है। ऐसे कई सारे वायरसेस हैं, और उसमें से जो मेन जो आपको याद रह सकती है इजीली, बैक्टीरियोफाज और इन्फ्लुएंजा। ये जो बैक्टीरियोफाज है ये बैक्टीरिया को खाता है, इसलिए इसका नाम बैक्टीरियोफाज रखा है, या फिर बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। जैसा प्रोनाउंस करना चाहिए वैसा कर सकते हैं, पर यूजुअली इसको बैक्टीरियोफाज भी कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। और लास्ट में इन्फ्लुएंजा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वायरस के बारे में, उसके एग्जाम्पल्स। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम जो कि फ्रेंडली माइक्रोब्स है,
इसका ये मतलब नहीं कि ये हमारे गले में हाथ डालकर घूमेंगे हमारे साथ में, नहीं नहीं, वैसा नहीं है। फ्रेंडली बोलने का मतलब है कि ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहेंगे। यूजुअली जैसे कि हमारे दोस्त लोग होते क्लास में, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, बट वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं। इन द सेम वे ये जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर माइक्रोब जिसे कहा जाता है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्पफुल होते हैं एज वेल एज यूज़फुल होते हैं। इनके वजह से ह्यूमन बींग्स को जैसे कि हमें कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फ्रेंडली माइक्रोब्स। और इसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, इससे कुछ एग्जाम्पल है। ये ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स को कोई भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ह्यूमन बींग के अंदर कुछ भी हार्म नहीं होता है ह्यूमन बींग को। सो दे आर हेल्पफुल एज वेल एज यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स आर लैक्टोबैसिलस एंड ईस्ट। ऐसे बहुत सारे होंगे, पर यूजुअली जो कॉमनली हम इजीली देखने को मिलते हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स, उनका नाम है लैक्टोबैसिलस और ईस्ट। अब कैसे लैक्टोबैसिलस हमें यूज़फुल होता है, फ्रेंडली होता है, उसका थोड़ा सा प्रोसेस देख लेंगे। सबसे पहले लैक्टोबैसिलस क्या होता है, फंगस है क्या, बैक्टीरियम है क्या, अलगी है क्या, प्रोटोजोन है क्या, वायरस है, सबसे पहले वो देखेंगे। जो लैक्टोबैसिलस है, सबसे पहले ये एक प्रकार का बैक्टीरियम है, मतलब बैक्टीरिया, एक से ज़्यादा है तो बैक्टीरिया, एक है तो बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरियम है जो दूध से मतलब मिल्क से दही बना कर देगा। जो भी मिल्क रहेगा ये इसको कर्ड मतलब दही में कन्वर्ट कराकर दे देगा। प्रोसेस कैसी होती है, सबसे पहले आपको मिल्क लेना है, ल्यूकवार्म मतलब कुनकुना गुनगुना, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं, कुनकुना आपको मिल्क ले लेना है। आधा ग्लास ले लो, एक गिलास ले लो, जैसा आपको जितना लेना उतना ले सकते हैं। मतलब विजिबल होना, जब वो दही बनेगा तो दिखने मतलब देख सकते हैं आप कि भाई ये दही बना है। आप एक चम्मच लेंगे, आधा चम्मच लेंगे तो समझेंगे नहीं कि दूध बना है कि क्या बना है, दूध दही बना है कि नहीं बना है आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आधा ग्लास या एक गिलास लो, मतलब ईजिली विजिबल हो जाएगा। तो आपको मिल्क लेना है कुनकुना, फिर मिल्क एक ग्लास में रखो अलग से साइड में, और एक चम्मच दही जो अक्सर हमारे घर में होता है या फिर दुकानों पर मिल जाता है, दही लेकर आ जाओ। और उसमें से एक चम्मच दही एक छोटे से बाउल में, कटोरे वगैरह में रख दो। आप क्या करो, जो दूध आपने साइड में रखा है ना, एक गिलास आधा ग्लास, उस कटोरे में, उस पतीले में, बाउल में जहाँ पर आपने एक चम्मच दही डाला है, उसके अंदर वो दूध डाल दो और कुछ समय के लिए रख दो। अब क्या होगा, जैसे ही दूध दही के साथ मिक्सअप होगा और दही में ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस होता है, ये क्या करेगा, जो मिल्क में एक शुगर आती है जिसका नाम लैक्टोज होता है, उसको वो कन्वर्ट कराना चालू कर देगा। आप देखो मिल्क थोड़ा सा आप चखो, वो थोड़ा सा आपको मीठा लगेगा, थोड़ा सा, नहीं के बराबर मीठा, थोड़ा सा लगेगा, खट्टा नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मीठा लगने की वजह है उसके अंदर लैक्टोज शुगर होती है। ये जो लैक्टोबैसिलस है जो दही में प्रेजेंट होता है, जैसे आपने दूध उस पतीले में डाल दिया तो ये पूरा की पूरा जो दूध है, जो मिल्क है, ये इसको दही में कन्वर्ट कराना चालू कर देगा। मिल्क स्पूनफुल मतलब चम्मच भर आपको दही लेना है वो एक बाउल में, और एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस मतलब लैक्टोबैसिलस का काम चालू हो जाएगा वहाँ पर। और इस प्रोसेस के बाद में, कुछ समय के बाद में, आपको देखने को मिलेगा जो पतीले में आपने दूध डाला था वो पूरा की पूरा दही बन जाता है, और दही को इंग्लिश में कर्ड कहा जाता है। और इस दही में लैक्टिक एसिड होता है, इसीलिए आपको दही खाने में खट्टा लगता है, सोर लगता है। दूध खट्टा नहीं होता है पर दही खट्टा होता है। अगर किसी ने पूछ लिया कि दही खट्टा क्यों है, तो ये मत कहना उसके अंदर इमली होती है, इमली नहीं होती है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाई द कर्ड इज सोर, टेल देम दैट इट कंटेन्स लैक्टिक एसिड इन इट, दैट्स व्हाई इट इज सोर इन टेस्ट, खट्टा होता है। जो लैक्टोबैसिलस है उसने मिल्क शुगर को लैक्टोज को कन्वर्ट किया लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से दही बन गया। और लैक्टोबैसिलस सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है दूध से दही बनाना, इसी कुछ और भी काम होते हैं। अगर आप चीज़ आपको मालूम होगा
पनीर आपको मालूम होगा, तो ये भी बनाने में लैक्टोबैसिलस का बहुत बड़ा योगदान है. इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग चीज़ और पनीर, and it don't harm any living things, and it don't have harmful effect especially on human beings. क्योंकि दही ज़्यादातर कोई एनिमल्स खाता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ह्यूमन बींग्स बोल रहा हूँ. सो दैट्स वाई लैक्टोबैसिलस इज कंसिडर्ड एज friendly microorganism because it don't harm human beings, and also it is helpful as well as useful for living things for making curd, cheese and paneer. So this is all about lactobacillus.